हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे इन डिटेल और बात करेंगे आज के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की बिगेस्ट फूड स्कीम की। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। हमारी सरकार ने कोविड के टाइम पे एक फूड स्कीम लेकर आए थे जिसमें मेजरली जो पुअर पीपल हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एम रखा गया था। इस फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के एम को एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी 81 करोड़ पीपल को, 81 करोड़ लोगों को इस फूड स्कीम का फायदा अभी और मिलेगा, इस साल और मिलेगा। ओके, तो बात करेंगे इस इशू की भी और कई सारे ढेर सारे इश्यूज हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। तो कनेक्ट कैसे करोगे हमसे? इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन करना अगर आप इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हो फॉर द रिवीजन पर्पस। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। ओके, ओनली 158 डेज बचे हैं, तो बड़ा बड़ा अलर्ट है आपके लिए कि अगर आपका जोश कहीं पे भी ठंडा होता हुआ दिख रहा है तो उसको फिर से जगाओ और मेक योर जोश वेरी हाई। ओके, एंड इसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि टेलीग्राम पे ना हम कुछ क्वेश्चन हर रोज पोस्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड। ओके, तो कोशिश करो उनको सही से अटेम्प्ट करने की, क्योंकि उससे ना आपके करंट अफेयर्स की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सेज इफ इट्स हैवी लेट इट गो। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम लोगों की बातों से इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो चीज हमें पढ़ने नहीं देती, वो चीज हमें अपने काम पे फोकस नहीं करने देती। तो अगर आप उससे इतना परेशान हो रहे हो, ट्रबल हो रहे हो, अगर वो आपको इतना हैवी फील करा रहा है तो लेट इट गो। उस चीज को याद मत रखो, अल्टीमेटली सामने वाले का नहीं आपका नुकसान है। ओके, बढ़ते हैं आगे। पहला आज का आर्टिकल जो पहले पेज पे था द हिंदू के, विच इज रिलेटेड टू गवर्नेंस। बात है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड स्कीम की। क्यों लार्जेस्ट? क्योंकि ये जिन लोगों को, जितने लोगों को केटर करी ना, उतने लोगों को कभी किसी सरकार ने फूड स्कीम के अंतर्गत केटर नहीं किया है। एंड यहाँ पे बात हो रही है 81 करोड़ लोगों की। एंड एकदम अगर स्पेसिफिक डाटा की बात करें तो ये 81 करोड़ से भी ज्यादा है। 81 करोड़ 35 लाख कुछ लोग हैं जिनको ये स्कीम कैटर करेगी। कौन सी स्कीम है ये? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये, और साथ में है इसके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम बनाई गई है, जिसमें अभी 81 करोड़ लोगों को और फायदा मिलेगा इस आने वाले साल में। तो देखो भाई, ऐसा है कि जब कोविड आया, कोविड के पहले से हमारे देश में वैसे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चल ही रहा है। ठीक है, 2013 का एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये चल ही रहा है। लेकिन कोविड आया तो देखा गया कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इकोनॉमिक तौर पे लोग स्टार्व कर रहे हैं। तो कोविड में इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए और लोग स्टार्व ना करें, इस तरह की सिचुएशंस जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई। ठीक है, इसमें बात हुई कि 5 केजी अनाज जो है हर इंडिविजुअल को दिया जाएगा। और पहले क्या होता था, 1 रुपए में आपको सीरियल्स मिलते थे, 2 रुपए में वीट, 3 रुपए में राइस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको अब कर दिया गया कि 35 किलो आपको फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे 5 केजी पर मंथ जो है यहाँ पे आपको ग्रेन्स मिलेंगे इसके अलावा। ठीक है, तो सेंटर ने इसकी जो कॉस्ट एस्टिमेट करी है दैट इज अबाउट 2 लाख करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये पूरी स्कीम जो है 2 लाख करोड़ रुपए पड़ने वाला है इसका कॉस्ट सरकार को। ओके, अब देखो ये क्या हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि कोविड तो खत्म हो गया, तो क्या इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है? तो सरकार ने बोला कि नहीं भाई, वी आर अ प्रो पुअर गवर्नमेंट। ठीक है, वी आर अ प्रो पुअर गवर्नमेंट एंड वी बिलीव इन इंक्लूसिविटी, इसीलिए हम इसको अभी और कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे बोला है कि लास्ट 28 मंथ से तो ये कंटिन्यू हो ही रही है, आगे आने वाले टाइम में भी 1 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और साथ में 81.35 करोड़ लोगों को ये केटर करेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी यहाँ पे है, अंत्योदय अन्न योजना भी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी लॉकडाउन के टाइम पे आई थी अप्रैल 2020 में, और माना जा रहा था कि ये 2022 दिसंबर तक ये एंड हो जाएगी, मतलब अभी इस साल के अंत तक ये खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सेंटर का यही कहना है कि हमने फूड ग्रेन्स एडिक्वेट स्टोरेज हमने इसका किया हुआ है वेलफेयर स्कीम्स के लिए, और हम यहाँ पे बिल्कुल भी पुअर पीपल को
को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो बात पूरी ये थी। एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर बात आई है तो बात कर लेते क्या है ये एक्ट। तो देखो 2013 का एक्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है बात करता है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। ओके, कि कोई भी पर्सन जो है उसको फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिले। इसमें क्वांटिटी ऑफ द फूड एंड क्वालिटी ऑफ द फूड दोनों की बात की गई है कि अफोर्डेबल रेट पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड दोनों मिले। एक ऐसी लाइफ मिले जिसको कोई भी पर्सन विथ डिग्निटी जी सके। ठीक है, तो इसमें कई सारे आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं, स्पेशली आर्टिकल 21। ओके, क्या क्या मेजर फीचर्स थे। तो पहला तो है कवरेज, कि यहाँ पे लगभग आप देखोगे तो 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन यहाँ कवर हो रही है। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन आपको दिए जाते हैं, और इसी के थ्रू आपका ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसको फुलफिल किया जाता है। इसमें जो बेनिफिशरीज थे, स्टेट वाइज कवरेज जो था वो नीति आयोग ने डिसाइड किया था। ओके, और यहाँ पे 2011-12 का जो हाउस होल्ड कंजप्शन है उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन हुआ था कि किसको कितना यहाँ पे फूड ग्रेन्स जाने हैं। टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 2/3 पॉपुलेशन जो है उसको यहाँ पे हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलेंगे। तो देखो पीडीएस या टारगेटेड पीडीएस क्या है, बेसिकली पीडीएस में क्या होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसानों से, फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीदती है। आप लोगों को कल मैंने बताया था एमएसपी के बारे में, है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर से खरीदती है ये फूड ग्रेन्स को, और इसको स्टोर करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। फिर यही गवर्नमेंट जो पुअर पीपल हैं उनको यही फूड को प्रोवाइड करती है एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। ओके, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे ये इसको पुअर पीपल को प्रोवाइड कर रही है। और इसमें क्या होता है कि 1-2 रुपए में आपको खाना मिल जाता है अच्छा क्वालिटी का। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एक तीर दो निशाने हो रहे हैं। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हमारी केटर हो रही हैं। फूड सिक्योरिटी की, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करें तो हमेशा याद रखना कि जब भी फूड या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तीन चीजें होंगी। ठीक है, कि फूड के टर्म्स में तीन चीजें, एक तो फूड की अवेलेबिलिटी सभी के पास होनी चाहिए, दूसरा फूड का एक्सेस सभी को होना चाहिए, यानी कि फूड तक पहुंच सके, मार्केट्स हो उसके लिए, प्राइजेस उस हिसाब के हो, ट्रांसफर हो पाए। एंड तीसरा है यूज एंड यूटिलाइजेशन हो सके उस फूड का, यानी कि आप यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करो, हेल्थ स्टेटस एंड सो ऑन। तो तीन चीजों से मिलकर बनती है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और इसके साथ में एक स्टेबल सप्लाई चाहिए। एक स्टेबल सप्लाई ऐसा नहीं कि कभी तो बहुत सारा फूड आ रहा है और कभी तो बिल्कुल ही जा रहा है। रिस्क रिडक्शन इसके लिए करना पड़ेगा, एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के तीन ये कंपोनेंट्स, और तीन ये कंपोनेंट्स, 6 कंपोनेंट से मिलकर न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी बनती है। ओके, बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। तो देखो भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ये बेसिकली कॉम्प्रहेंसिव रिलीफ पैकेज था, जिसमें 1.70 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे गवर्नमेंट ने, और बोला था कि इतने रुपया खर्च करके हम यहाँ पे जो पुअर पीपल हैं उनको कोरोना वायरस से बचाएंगे, उनकी जो लाइफ अफेक्ट हुई है कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, उसको बचाएंगे। ठीक है, तो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को सपोर्ट करने के लिए स्कीम थी, जिसमें फूड एंड मनी प्रोवाइड करने वाले थे। असेंशियल सप्लाईज, जो भी असेंशियल नीड्स हैं उनको सप्लाई करना था, गवर्नमेंट सप्लाई करेगी पुअर पीपल को। तो इस पैकेज में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी, जैसे कि एक इंश्योरेंस भी था इसके अंतर्गत। ठीक है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो वीट और राइस जो है वो हर हर महीने मिलेगा। 1 किलो जो है प्रिफर्ड पल्सेस मिलेंगे हर महीने हर इंडिविजुअल को। ओके, इसके अलावा फूड ग्रेन्स जो है उसको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स को यहाँ पे दिया जाएगा। 20 करोड़ वुमेन का जनधन अकाउंट खुलाया गया, जिसमें हर महीने उनको 500 रुपया मिलेगा। तो ये ओवरऑल पैकेज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पार्ट है ये। ठीक है, और इसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो वीट राइस और 1 किलो पल्सेस दी जाएंगी हर महीने। ओके, और इसको अभी भी एक्सटेंड किया गया है। अगर ओवरऑल इस पैकेज की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, तो पता ऐसा चला है कि जो लोग पहले फूड कम कंज्यूम कर रहे थे, ऐसे लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है कम हो गई 76% से। हमने ऐसे लोगों की तादाद कम कर दी है जो अपनी ज़रूरत से कम फूड यहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे। दूसरी चीज़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से ये हुआ है कि यूटिलिटीज़ को यूज़ करने वाले जो लोग थे, जैसे कोई भी यूटिलिटी है उसको कम यूज़ कर रहे थे लोग जो, वो कम हो गया 75% तक। मतलब जब कोविड था ना, लॉकडाउन था, तो लोग जो हैं अपनी ज़रूरतों से कम यूटिलिटीज यूज़ कर रहे थे, अपनी ज़रूरत से कम खाना खा रहे थे। ये जो नंबर था ना ये कम कर दिया हमने लगभग 75%, 76% से। ओके, ऑलराइट। दूसरी चीज़ ये कि ये स्टडी ये भी दिखाती है कि जो लोग पहले बोरो कर रहे थे मनी, 67% ऐसे लोगों की तादाद कम कर दी है इस
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज ने। और यहाँ पे लोगों को डिग्निटी से जीवन जीने का अधिकार जो है वो दिया है इस स्कीम ने। ओके, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड स्कीम के बारे में आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट इशू की। रेगुलेटर प्रपोजेस फुल रिफंड फ्री ट्रैवल फॉर सीट डाउनग्रेड ऑन फ्लाइट्स। इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नेंस से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो देखो मुद्दा क्या है। मुद्दा ऐसा है कि अभी कुछ टाइम से ऐसी न्यूज आ रही थी एयरलाइंस के यहाँ से कि भाई अगर किसी पर्सन ने बिजनेस क्लास में अपनी टिकट बुक कराई है, तो उसको जब आप फ्लाइट पकड़ते हो, फ्लाइट में जाते हो, तो आपको वहाँ के एयरलाइन क्रू बोलते हैं कि नहीं भाई आपको बिजनेस क्लास की सीट नहीं मिल सकती, आपको हम इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट करेंगे। लेकिन भाई उसने तो बिजनेस क्लास के लिए सीट बुक करी थी ना, पैसे भी वैसे ही भरे थे, आप उसको कैसे इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कहना था एयरलाइंस वालों का कि हम यहाँ पे सर्विस नहीं कर पाए इस सीट को, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो इसकी बहुत सारी कंप्लेन्स आ रही थी। और ऐसे में जो हमारा रेगुलेटर है सिविल एविएशन का, जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो ये डीजीसीए जो है, इन्होंने ये कंप्लेंट सुनी है और इनका कहना है कि अगर अब कोई एयरलाइन ऐसा करती है कि आपने टिकट बुक करी थी बिजनेस क्लास में या इकोनॉमी प्रीमियम क्लास में और आपको डाउनग्रेड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे उस एयरलाइन को आपको यहाँ पे फ्री ट्रैवल की सुविधा देनी पड़ेगी। तो डोमेस्टिक एयरलाइन हो कि इंटरनेशनल एयरलाइन हो, उनको पूरा रिफंड या तो देना पड़ेगा फुल टिकट का, या फिर फ्री ट्रैवल का मौका देना पड़ेगा पैसेंजर को, सो दैट वो अपना खुद से कुछ देख सके इसके अलावा अल्टरनेटिव। ओके, तो बिजनेस और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास से अगर आप डिग्रेड करते हो उस पर्सन की सीट को, तो ओके। तो ये मुद्दा जो था बहुत उठ रहा था और इसी के लिए सिविल एविएशन का जो डायरेक्टर जनरल है, इन्होंने ये फाइनली रूल्स बनाए हैं। अभी देखो ये फाइनल रूल हुआ नहीं, ऐसा प्रपोज हुआ है, तो यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात होगी एंड फाइनली फिर डिसीजन होगा। ठीक है, तो अभी ये प्रपोज जो है ये चीज। ओके, बात करते हैं डीजीसीए की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात कर लेते हैं। तो ये देखो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि लॉ ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। ठीक है, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। इसके अलावा जो कौन से एक्ट के अंतर्गत ये बनी है, तो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के अंतर्गत ये बनी है। ओके, एक्ट हो गया। अब ये फंक्शंस क्या हैं इसके, तो देखो पहली चीज तो ये एविएशन एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती है, इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती है और सारे रेगुलेशंस का काम करती है रिलेटेड टू एविएशन। ओके, और जो भी लाइसेंसेस हैं उनको इशू करती है। इसके अलावा डीजीसीए के फंक्शंस के बारे में हम बात करें अगर, तो डीजीसीए जो है यहाँ पे आप देखो इनका पहला फंक्शन है सिविल एयरक्राफ्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर, दूसरा है एयरपोर्ट्स के सर्टिफिकेशन को लेकर, तीसरा है पायलट्स की लाइसेंसिंग हो गई, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की लाइसेंसिंग हो गई, जितने भी इंजीनियर्स हैं इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना वो सब, साथ में सिविल एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है नहीं है उस हिसाब का सारा चीजें देखना, इन्वेस्टिगेशन करना अगर कोई सीरियस इंसिडेंट होता है, सेफ्टी से रिलेटेड इंसिडेंट होता है, और साथ में प्रोफिशिएंसी ऑफ फ्लाइट क्रू पे चेक रखना। ठीक है, ये सारे फंक्शन है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा अभी 2-3 दिन पहले हमने एक और बॉडी के बारे में बात करी थी जो सिविल एविएशन से ही रिलेटेड थी, जिसका काम बेसिकली था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखती है ये हर फ्लाइट हर एयरलाइन की। तो इसका नाम मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही इसको डिस्कस किया है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। कैबिनेट अप्रूव्स पेंडिंग वन रैंक वन पेंशन रिवीजन फॉर द वेटरन्स। तो देखो ओरोप, ओरोप के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये ओरोप क्या है, ओरोप या फिर वन रैंक वन पेंशन इसको आप कह सकते हो। ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है 2015 से, लेकिन अभी तक भी इसके बेनिफिट्स जो थे वो प्रॉपरली जो बेनिफिशियरीज है उन तक पहुंचे नहीं थे, पेंडिंग थे। और अब कैबिनेट ने अल्टीमेटली अप्रूव कर दिया है कि इसके बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज तक पहुंचेंगे। ओके, तो 2019 से ये डिलेड चल रही थी और अभी 2022 में ये कहा गया है कि नहीं नहीं हम क्लियर करेंगे और इसके लिए हमने बजट भी एलोकेट करा हुआ है। तो बस न्यूज यही है कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम जो है अब प्रॉपर फुल फ्लेज्ड तरीके से इंप्लीमेंट होगी। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये है क्या, वन रैंक वन पेंशन स्कीम है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो भाई वन रैंक वन पेंशन मतलब क्या है। देखो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस में आपको पता होगा, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मान लो कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा आर्म्ड ऑफिसर रह चुके हैं जो ईयर 2000 में रिटायर हुए। ठीक है, ईयर 2000 में रिटायर हुए और वहीं आज कोई पर्सन है जो आज 2022 में रिटायर हुआ। ठीक है, तो अब ये दोनों लोग जो है मान लो सेम पोस्ट पे थे। ठीक है, मान लो कोई लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे थे मान लो, ठीक है, इस तरह के कोई पोजीशन पे थे, या फिर मान लो कोई XYZ पोजीशन
पोजीशन पे थे, दोनों ही, ये भी XYZ पे, ये भी XYZ पे, दोनों एक ही पोजीशन पे है। इनको भी आज तक पेंशन मिल रही है, इनको भी पेंशन मिल रही है अब से, ठीक है। तो दोनों को पेंशन मिल रही है, लेकिन इनकी पेंशन मान लो 500 रुपए है, ठीक है, दिस इज जस्ट इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इनकी 500 रुपए है और इनकी वही इनकी पेंशन 3000 रुपए है। ऐसा हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो ईयर 2000 में रिटायर हुए थे पर्सन, ठीक है, वो भले ही सेम पोजीशन पे थे, सेम उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे सर्व किया, उसके बाद रिटायर हुए, लेकिन इनकी जो ये पेंशन है ना, ये उस टाइम की पे कमीशन जो थी ना, उसने डिसाइड करी थी, ठीक है। और उस टाइम की पे कमीशन ने जो डिसाइड करी थी, उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी उतना नहीं था, तो उस हिसाब से यहाँ पे इनकी पेंशन डिसाइड हुई थी और उसी हिसाब से चली जा रही थी। जबकि ये पर्सन जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, इनकी पे कमीशन जो है नई वाली है, और उन्होंने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आज के इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ये पेमेंट इनकी डिसाइड करी पेंशन। तो दोनों में बहुत डिफरेंस था। तो ये वाले लोग जो हैं, जो पहले रिटायर हो गए थे, ठीक है, उनका कहना है कि भाई हमने भी जब सेम टाइम सर्व किया है, हमने भी सेम रैंक पे सर्व किया है, तो हमको भी सेम पेंशन दो ना जो आप इनको दे रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन स्कीम जो है वो ये प्रपोज करती है कि कोई भी आर्म्ड पर्सनल का, कोई भी आर्म्ड ऑफिशियल जो रिटायर हुआ है, वो यहाँ पे अगर सेम रैंक पे एंड सेम टाइम के लिए उसने अगर सर्व किया है, तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो भी उस हिसाब से ही मिलेगी। मतलब कि आपने सेम रैंक सेम लेंथ ऑफ सर्विस करी है, और आपको सभी लोग जिन्होंने भी इतना सेम रैंक और सेम टाइम के लिए सर्व किया, उन सभी को एक जैसी पेंशन मिलेगी, इररिस्पेक्टिव कि आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है। मतलब कोई आप या तो ईयर 2000 में रिटायर हुआ हो या कोई 2022 में रिटायर हुआ हो, सेम पोजीशन पे थे आप लोग, सेम टाइम के लिए आपने सर्व किया, तो आप लोगों को पेंशन भी एक सी ही मिलेगी, और वो होगी ये वाली 3000 वाली। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट पे कमीशन है ना, उसके हिसाब से मिलेगी। तो वन रैंक वन पेंशन के पहले क्या होता था, एक्स सर्विसमैन को जो पेंशन मिलती थी, वो उनके टाइम के पे कमीशन के हिसाब से मिलती थी, ओके। इसके अलावा यूपी एंड पंजाब में सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज हैं वन रैंक वन पेंशन स्कीम के, क्योंकि आपको पता है यूपी एंड पंजाब से लोग ज्यादा आर्मी में जाना प्रेफर भी करते हैं, ओके। और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो जिनका भी रिटायरमेंट 30 जून 2014 तक हुआ है, वो सब इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं, ओके। ये कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आई वन रैंक वन पेंशन स्कीम? तो ये आई थी कोशियारी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। भगत सिंह कोशियारी इसके चेयरमैन थे, और इनकी रिकमेंडेशन पे, इनकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये वन रैंक वन पेंशन स्कीम आई थी, ओके। अब बात करें वन रैंक वन पेंशन की कि क्यों जरूरत है वन रैंक वन पेंशन की, तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो ये कि जो डिफरेंसेस हो रहे थे पेंशन में, जो प्रेजेंट पेंशन है और जो पास्ट पेंशनर्स हैं, उनकी डिफरेंसेस जो थे पेंशन में बहुत ज्यादा बड़े थे, गैप्स बहुत बड़ी थी, और ये फिर जस्टिस का, इक्विटी का, ऑनर का और नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया था, ओके। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स को कम पे दे रहे हो, कम पेंशन दे रहे हो, उनको जब दिख रहा है कि उनके सिविलियन काउंटर पार्ट्स को उसी के मुकाबले 3-4 गुना पेंशन मिल रही है, तो कोई भी क्यों होगा यहाँ पे इनकरेज आर्मी ज्वाइन करने के लिए, नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो आपको अगर मोरल गिराना है, तो फिर आप वन रैंक वन पेंशन मत लेकर आओ, ठीक है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो हैं, उनके कैरियर्स भी छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोग 35 to 37 या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 की उम्र में ज्यादातर रिटायर हो जाते हैं, बहुत से बहुत कम केस होते हैं जो 54 ईयर्स तक जाते हैं। तो 80% लोगों का रिटायरमेंट इतनी जल्दी हो जाता है। अब वही आप देखोगे सिविलियन लोग तो 60 ईयर्स के आसपास रिटायर होते हैं। अगर आप कोई आईटी कंपनी में काम करते हो तो 60 ईयर्स के आसपास आपका रिटायरमेंट होता है। तो ऐसे में जो यहाँ पे ये लोग हैं, जो आर्म्ड प्रोफेशनल्स हैं, आर्म्ड ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, उनको तो अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, तो उनको तो ज्यादा जरूरत है ना पेंशन की। तो आप ये वन रैंक वन पेंशन लेकर आओ, ये चीज कही जा रही थी। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में भी थे कि भाई लेकर तो आ जाए, लेकिन इसका फाइनेंशियल बर्डन कितना बड़ा है, 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा सरकार का, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आर्म्ड ऑफिसर्स जो हैं, आप उसको सिविलियन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्म्ड ऑफिसर्स को कई सारे प्रिविलेजेस ऊपर मिलते हैं। जैसे उनके लिए आर्मी स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, फूड सब्सिडाइज होता है, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वो सेम चीजें सिविलियंस को थोड़ी ना मिलती है, तो आप सिविलियन से इनको कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अच्छा अगर हम इनकी बात मान लेंगे, तो फिर तो दूसरी डायरेक्शन से भी, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी यही आएंगी चीजें, सीएपीएफ से, आसाम राइफल से, सब जगह से यही डिमांड आएगी कि हमको भी वन रैंक वन पेंशन करो। तो इस इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बड़ा है, ओके, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह भी हमारे देश में उतनी अच्छी नहीं हुई थी पहले। लेकिन इसको फिर भी इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि आप देख रहे हो ना, जस्टिस का मुद्दा है, ऑनर का मुद्दा है, डिग्निटी ऑफ लाइफ का मुद्दा है। तो अभी इसको 2015 में 7 नवंबर 2015 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसमें
सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस पे सेम पेंशन आपको मिलेगा, चाहे आप कभी भी रिटायर हुए हो। और ये सब जो हो रहा है, ये हो रहा है अंडर 7th सेंट्रल पे कमीशन। ओके, तो पेंशन इसके बेसिस पे डिसाइड किए जाएंगे। बात करते हैं आगे। CAG pulls up DRDO for delay in completion of projects and failure to achieve key parameters। तो गवर्नमेंट बॉडी से ये पूरा मुद्दा है, ठीक है। हुआ क्या है, डीआरडीओ डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने कई सारे प्रोजेक्ट्स लिए। कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने मिशन मोड बेसिस पे लिए। मिशन मोड प्रोजेक्ट्स का मतलब ऐसा है कि जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसकी टाइमलाइन वगैरह सब कुछ डिफाइंड होती है, ये आपको करना है। लेकिन देखा ये जा रहा था डीआरडीओ में कि बहुत डिलेज हो रहे हैं, लाइक जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है उनमें भी बहुत डिलेज हो रहे हैं। और सीएजी जो है, सीएजी ने इसका पता लगाया, ऑडिट करा, और सीएजी ने डीआरडीओ को बोला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सीएजी ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सीएजी ने ये चीज जो है ना, ये एक्सपोज करी है, मतलब एक्सपोज तो नहीं सही वर्ड है, बताया है बेसिकली गवर्नमेंट को कि देखो इतना टाइम और इतना कॉस्ट ओवररन हो रहा है डीआरडीओ के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इतने सारे हैं, लेकिन ये सारे अनअचीव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करनी चाहिए हमको। तो टेक्नोलॉजी की कमी है कि क्या है, इसके बारे में हमको बात करना पड़ेगी। ओके, तो सीएजी ने बेसिकली डीआरडीओ को बोला कि भैया जो आपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे थे, आप उसको अचीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सीएजी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सीएजी की बात करें तो देखो, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। इनका माना जाता है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड माने जाते हैं और पब्लिक पर्स के गार्जियन माने जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना कंट्री का, वो कंट्रोल होता है। और दोनों लेवल, सेंटर एंड स्टेट पे ये नजर रखते हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट बाय द वारंट ऑफ हिज हैंड एंड सील। ओके, और इनकी ड्यूटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना, पार्लियामेंट के लॉस को अपहोल्ड करना, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फुलफिल करना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की नीड्स फुलफिल करना। ओके, ऑलराइट। ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करें तो देखो, सीएजी का पहला काम तो यही है कि यूनियन एंड स्टेट्स के अकाउंट्स को कंपाइल करें। दूसरा, अकाउंट्स को प्रिपेयर करके सबमिट करें। तीसरा, अकाउंट्स को ऑडिट करें, ठीक है। चौथा, जितनी भी बॉडीज या अथॉरिटीज गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करें। ऑडिटिंग पावर जो है सीएजी की, वो बहुत वाइडर है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स जो हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स को, कंसर्न गवर्नमेंट्स को दे सकते हैं। साथ में जो भी सर्टेन बॉडीज हैं, उनके अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं सीएजी की। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो ध्यान रखना, आर्टिकल 148 में दिया है अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीएजी। ओके, आर्टिकल 149 में ड्यूटीज एंड पावर्स की बात की हुई है। आर्टिकल 150 में बात की हुई है कि यूनियन एंड स्टेट्स के जो अकाउंट हैं, उनका ध्यान रखेगा सीएजी। आर्टिकल 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 279 है, जिसमें बोला गया है कि नेट प्रोसीड्स को कैलकुलेट करने के लिए सीएजी सर्टिफाई करेंगे। ओके, एंड थर्ड शेड्यूल में भी सीएजी का मेंशन है, जहां पे ओथ्स बताते हैं ना हम, अलग अलग ओथ और अफर्मेशन जो बताते हैं, उसमें भी सेक्शन 4 में सीएजी की क्या ओथ होगी वो बताई गई है। ओके, बात करते हैं आगे। डीआरडीओ की बात कर लें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और एम है कि इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड कर सके डीआरडीओ। ओके, और इसका मिशन यही है कि सेल्फ रिलायंस हम बढ़ाएं अपनी क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, और जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन आर्म्ड फोर्सेस को ये डिफेंस टेक्नोलॉजीज हम खुद से अपनी इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज बना के हम इनको दें। ओके, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इशू है हमारा, सीबीआई अरेस्ट चंदा कोचर इन वीडियोकॉन ग्रुप लोन केस। तो यहाँ पे पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। दूसरी चीज, हम यहाँ पे जीएस पेपर 4 से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मुद्दा क्या है, देखो भाई, मुद्दा ऐसा है कि आईसीआईसी बैंक की ये सीईओ रही हैं चंदा कोचर मैम, ठीक है। बहुत अच्छा नाम था इनका, सीईओ रही हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये कर दी कि आईसीआईसीआई बैंक की जो ये सीईओ रही हैं, तो इनके पास कई सारी पावर्स थी उस टाइम पे। इन पावर्स को इन्होंने मिसयूज किया और अपने ही हस्बैंड की कंपनी, जिसका नाम है न्यू पावर, ठीक है। न्यू पावर इनकी कंपनी, इनके हस्बैंड की, उनको लोन्स सैंक्शन कराए गलत तरीके से अपनी पावर्स को मिसयूज करके। और ये लोन्स ये न्यू पावर कंपनी वापस चुका भी नहीं पाई, तो ये अल्टीमेटली एनपीए हो गए, नॉन प्रॉफिटेबल असेट हो गए, ठीक है। नॉन प्रॉफिटेबल असेट क्या होता है कि जब आपने कहीं से लोन लिया और 90 दिन तक उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया, तो वो एनपीए हो जाता है, मतलब अब इसके वापस आने की चांसेस बहुत कम है इस लोन के। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अपने पावर्स का मिसयूज किया, ऐसा एलिगेशन है। और अल्टीमेटली अब सीबीआई जांच इनके ऊपर हो रही है, ठीक है। इनके ऊपर ईडी की जांच भी हो चुकी है, एंड
एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे मुद्दा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखो, ये पेपर 4 में आप पढ़ते हो, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे देर इज एन एक्चुअल और अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पब्लिक ड्यूटी एंड द प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ अ पब्लिक ऑफिशियल। यानी कि आपकी एक प्रोफेशनल एक पब्लिक ड्यूटी है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। मतलब आप कोई एक को चुन सकते हो, और आप अगर पर्सनल इंटरेस्ट को चुनते हो, ज्यादातर चांसेस यही है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट को चुनोगे, तो दैट बिकम्स टू बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप चुनो या ना चुनो, जो भी है, ठीक है, चलो चुनना नहीं भी है, अगर आपके पास ये सिचुएशन भी आ रही है ना कि आप दोनों में से एक को चुन सकते हो, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और मान लो आप पर्सनल इंटरेस्ट को चूज कर लेते हो, देन इट लीड्स टू करप्शन ऑल्सो, कि आपने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं निभाई, आपकी पब्लिक ड्यूटी नहीं निभाई, आपने पर्सनल इंटरेस्ट चूज किया। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई ऑफिशियल का प्राइवेट इंटरेस्ट उसकी पब्लिक ड्यूटीज की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है गलत तरीके से। जैसे इस केस में यहाँ पे देखो, ये आईसीआईसीआई बैंक है, ओके, और इस बैंक में कई सारे लोगों का पैसा है, ठीक है, ये लोगों का पैसा है, पब्लिक मनी है इसमें, ठीक है, और इसकी सीईओ है चंदा कोचर मैम, ठीक है। तो इन्होंने क्या था, इनकी पब्लिक ड्यूटी बनती थी कि भाई सब चीजों को देख परख के फिर किसी को लोन दिया जाए, सब चीजों का यहाँ पे आकलन करके लोन दिया जाए, क्योंकि पैसा इनका नहीं ना, पैसा पब्लिक का है। तो ये पब्लिक ड्यूटी इनकी क्या थी कि जस्टिस वाले तरीके से, जस्ट तरीके से ये लोन डिसबर्समेंट करें। लेकिन इनके हस्बैंड की ही कंपनी है न्यू पावर, इनके हस्बैंड की कंपनी ने इनको बोला, इन बेसिकली इनके हस्बैंड ने इनको बोला कि भाई मुझे लोन की जरूरत है, तो तुम आईसीआईसी से मुझे लोन दिलवा दो, लेकिन इजी टर्म्स पे दिलवा दो, क्योंकि डायरेक्टली तो मुझे मिलेगा नहीं। तो इन्होंने सिचुएशन मोल्ड कर कर इस कंपनी को लोन दिलवा दिया। तो अल्टीमेटली पैसा तो अपने घर में ही आ रहा है ना, तो प्राइवेट इंटरेस्ट जो था उसने पब्लिक ड्यूटी को इम्पैक्ट कर दिया, ओके। और ये पैसा जब गया उसके बाद वापस भी नहीं आया, लाइक ये पैसा जो था ये एनपीए बन गया। तो यहाँ पे इन्होंने अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व दिया देन द पब्लिक ड्यूटी, ओके, एंड दिस led to the conflict of interest situation, ओके, ऑलराइट। अच्छा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर लें, क्योंकि सीबीआई का नाम आया है, तो देखो ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और ये जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी और लोकपाल को भी, ओके। ये आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आती है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है ऑफेंसेस की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत, और जो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होगा, ठीक है, जो इसके अंदर अगर कोई किसी के ऊपर भी एलिगेशन है तो उसको चेकआउट करना, इन्वेस्टिगेट करना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत आएगा, ओके। अच्छा, इसके अलावा नोडल पुलिस एजेंसी जो है, हर जगह की नोडल पुलिस एजेंसी जो है वो कनेक्टेड रहेगी सीबीआई के साथ, और बेसिकली ये इंटरपोल के मेंबर के फॉर्म में, इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी है इंडिया में वो सीबीआई ही है। इंटरपोल आप लोगों को पता होगा, इंटरपोल बेसिकली एक इंटरनेशनल पुलिस आप समझ सकते हो, ग्लोबली सारी पुलिस जो है, पुलिस नेटवर्क जो है वो आपस में कनेक्टेड है इंटरपोल के थ्रू, कि मान लो हमारे यहाँ से कोई अपराधी भाग गया, कहीं और भाग गया, तो हमने दूसरे देश को बोल दिया तुम्हारे यहाँ है पकड़ लेना, ठीक है, तो ये इंटरपोल की मदद से होता है। और इंडिया में इंटरपोल की नोडल एजेंसी सीबीआई है, ठीक है। अच्छा, इसमें कन्विक्शन रेट जो है ना सीबीआई का काफी हाई है, 65 to 70% रहा है कन्विक्शन रेट, ओके, ठीक है। सीबीआई के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ये, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है सीबीआई। सीबीआई के अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन डिवीजन है, और तीसरा है स्पेशल क्राइम डिवीजन। और सीबीआई जो है, ये सीबीआई सीवीसी को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन सीवीसी जो है वो सुपरिटेंडेंट है ओवर सीबीआई, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हायर अथॉरिटी इनके पास है सीवीसी के पास ओवर सीबीआई, ओके। तो ये याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। ऑलराइट, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, मतलब आज इतने ही आर्टिकल्स थे। आज का मेंस का क्वेश्चन देखो, द रियल चैलेंज टू इंडिया फूड सिक्योरिटी इज पुअर ग्रेन मैनेजमेंट rather than the shortage of grain production. You have to comment on this thing in 250 words, okay? आप चाहो तो अपना आंसर जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, आई एवेलुएट इट, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, एंड हमारा आज का सेशन इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना एंड कॉमेंट करना भी मत भूलना। That was all. Thank you for watching and have a very good day.